हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिया पाठशाला स्कूल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो। आई आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने सैम्पल पेपर अपन डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो सैम्पल पेपर के आगे के क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेडी हैं आप सब? तो देखिए, 7 तक अपन ने डिस्कस किए थे कल, ठीक है। 8 क्वेश्चन है अपना, असमानुपात से क्या तात्पर्य है, एक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। जो असमानुपात अभिक्रिया होती है ना बच्चों, वो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक टाइप होता है, सब टाइप है, ठीक है। कैसी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले अपन इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन। दिख रहा है बच्चों आप सबको? तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपने पास, फास्फोरस अम्ल H3PO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बना रहा है वो? 2 यौगिक बना रहा है। कौन कौन सी यौगिक बना रहा है? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, और PH3, इसे क्या बोलते हैं अपन? फॉस्फीन बोलते हैं PH3 को। तो देखिए, असमानुपात में होता क्या है, जो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो तत्व, जो यौगिक है, जिसमें उस तत्व की, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? H3PO3, ये +3। फास्फोरस का अपन को पता नहीं है तो अपन ने एज्यूम कर लिया X, ठीक है। ये हो गया अपना। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 इक्वल में 0। तो यहाँ अपने पास कैलकुलेट करने पर आ गया x -3। तो x इज इक्वल्स टू +3। क्या आ गया? फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है अपने पास? +3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस की? 3 + x, 4 है ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? -8। x इज इक्वल्स टू 5 +5। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई अपनी फास्फोरिक अम्ल की में फास्फोरस की? +5। इसके बाद अपना है PH3, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी -3। कितनी हो गई? -3। आप देख रहे हो, देखिए, एक यौगिक है जिसमें सेम एलिमेंट, समान तत्व, यहाँ पर +3 से +5। देखो, एक तरफ तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी है ना, और दूसरी तरफ सेम एलिमेंट की, समान तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो गई है? घट गई है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं असमानुपात। समझ में आ गया? तो अब डेफिनेशन देखते हैं बच्चों अपन। असमानुपात एक ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का एक यौगिक जिसमें जो तत्व है फास्फोरस, इसमें एक तत्व की मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, मीडियम ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व 2 यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जिसमें एक यौगिक में तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है इससे, और एक यौगिक में इससे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। समझ में आ गया? तो +3 से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में चला गया एक कंपाउंड में, और दूसरे कंपाउंड में, दूसरे यौगिक में क्या हो गया? +3 से -3 निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया। सेम तत्व, सेम एलिमेंट, समान तत्व। एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखिए, Cl2, ये है क्लोरीन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? 0। कैसे? जो भी अपने डायटोमिक, द्विपरमाणविक तत्व होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, N2, F2, ठीक है, O2, इसमें इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है।
किस अवस्था में? द्विपरमाणुक डायटोमिक स्टेज में क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था? 0। वाटर के साथ ये जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो 2 यौगिक बनाता है, एक बना रहा है अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और एक बना रहा है हाइड्रोक्लोरस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Cl2 जो क्लोरीन है यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, बट यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है -1। क्या हो रही है यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था? -1 हो रही है, और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था हो गई +1। तो देखिए समान तत्व एक यौगिक में तो निम्न अवस्था में जा रहा है 0 से -1, और दूसरे यौगिक में 0 से +1 उच्च अवस्था में जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? असमानुपात। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 9th, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल क्या दिया है यहाँ पर? COF6, ठीक है। हेक्साफ्लोरेट कोबाल्ट ऑक्सीकरण उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है अपन को, संकरण बताना है, ज्यामिति बतानी है, और उसकी चुंबकीय प्रकृति बतानी है। किसकी बतानी है अपन को? इस यौगिक की। On the basis of valence bond theory, explain the oxidation state, hybridization geometry and magnetic nature of complex. देखिए बच्चों, अपने पास यौगिक कौन सा है? हेक्साफ्लोरेट कोबाल्ट COF6। सबसे पहले अपना काम क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या निकालेंगे? जो भी तत्व वहाँ दिया हुआ है, जो भी धातु है, जो भी मेटल है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए COF6 -3, अपन को कोबाल्ट का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे एज्यूम कर लिया x। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बचे होता है -1, तो ये कितना हो गया? -6। और जो भी चार्ज ब्रैकेट के बाहर होता है ना, उसे अपन इक्वल्स में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी आ गई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। तो आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कोबाल्ट का, वो क्या होता है? ऑर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27, है ना। तो 27 का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आर्गन 18 नंबर पे, 3d7 4s2, ये कोबाल्ट का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोबाल्ट +3, जब कोबाल्ट अपनी इस कंपाउंड में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। अभी अपन ने निकाला, तो कोबाल्ट +3 अवस्था में, इट मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, त्याग दिए, ओके। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा? 3d6 4s0, ठीक है, ओके। और इसमें इसके साथ ही 4d ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल खाली होंगे, है ना। तो ये अपना कोबाल्ट +3 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ देखिए, ओके। अब अपन इस आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट में कितना है कोबाल्ट का? जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, है ना, इसे एलोबरेट करेंगे, 3d डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। S1 4 के पास, सॉरी, p जो सबशेल होता है उसके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अगेन 4d, तो 5 ऑर्बिटल। इस तरीके से लिख दी, ठीक है। उत्तेजित अवस्था सेम रहेगा,
बट जो फ्लोरीन, अब लिगेंड इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लिगेंड क्या देता है मेटल को, इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो फ्लोरीन 6 जुड़े हुए हैं, तो फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो वो 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, देखो फ्लोरीन जो होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा, वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। 2 तरीके के लिगेंड होता है, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जो मेटल, जो यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अयुग्मित अवस्था में होते हैं, तो उसका क्या कर देते हैं, युग्मन कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। बट वीक फील्ड ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो फ्लोरीन नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या हो गए, अब भरे हुए हैं। तो फ्लोरीन अपने 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, फ्लोरीन के 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, फोर एस, 4p और 4d ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसका संकरण क्या हो गया, sp_d। तो sp3 और d के कितने ऑर्बिटल भरे गए, 2, d2। तो क्या संकरण हो गया, sp3d2, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो संकरण क्या हो गया, sp3d2। अब देखिए, जब संकरण sp3d2 होता है तो जो COF6 जो अपना ये कंपाउंड था, उसकी ज्यामिति कैसी होती है, इस तरह की होती है। इस ज्यामिति को बोलते हैं अष्टफलकीय। दिख रहा है, विजिबल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी ज्यामिति दिख रही है आपको, इस ज्यामिति को बोलते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी sp3d2 ये संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। अब रंग बताएंगे अपन, तो ये होता है रंगीन, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो जो यौगिक होता है वो क्या देता है, रंग देता है। उसके बाद चुंबकीय गुण अपन को बताना था, तो ये याद रखिएगा, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है, मतलब चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे, मतलब पेयर होंगे, युग्मित अवस्था में होंगे, तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अनुचुंबकीय इसलिए है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने को बोले, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो चुंबकीय आघूर्ण का ये सूत्र होता है √n(n+2). यहाँ n क्या होता है, n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो n क्या हो जाएगा अपना 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, √24 बोर मैग्नेट, ये क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन, ये इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की। संकुल कैसा हुआ, बाह्य कक्ष संकुल हुआ, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड था। कैसा लिगैंड था, वीक फील्ड। फ्लोरीन कैसा होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, और जब भी लिगैंड जो होते हैं वो वीक होते हैं तो वो कौन सा संकुल बनाता है, बाह्य कक्ष संकुल।
क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन का युग्मक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, और उनके इलेक्ट्रॉन्स अपन बाह्य जो कक्ष है, मतलब 4 जो कक्ष है उसमें अपन फिल करेंगे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो गया बाह्य कक्षक संकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना के बारे में समझाइए। देखो बच्चों, प्रोटीन जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। जब अमीनो अम्ल एक अमीनो अम्ल से दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ता जाता है, तो वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे होते हैं अमीनो अम्ल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो अमीनो अम्ल में एक तो होता है अपना अमीनो ग्रुप जो कार्बन से अटैच होता है, एक होता है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, और इसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये होती है अपनी अमीनो अम्ल की संरचना। मेनली अमीनो अम्ल में एक तो ये अमीनो ग्रुप होता है और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब एक अमीनो अम्ल से दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ता है तो उसमें कौन सा बंध बनता है, देखो ये NH2, अगर मैं इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे ना लिख करके इसको इस तरह से लिखूं, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे मिल जाएगा, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं H2 को। तो ये जब रिमूव होंगे तो कैसा बंध बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH, इसी बंध को बोलते हैं अपन, ये तो रिमूव हो जाएगा, जो जल वाटर है H2O वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बंध कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH। तो दो अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध बनता है, इसी बंध को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। ठीक है। तो जब अमीनो अम्ल एक अमीनो अम्ल से दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ता है तो किस बंध के द्वारा, पेप्टाइड। ऐसे ही अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन की बहुत सारी संरचनाएं होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक और द्वितीयक संरचना। तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है बच्चों, अमीनो अम्ल एक लंबी श्रृंखला में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए ये पहला अमीनो अम्ल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध है, पेप्टाइड बंध है, ठीक है। तो जब अमीनो अम्ल एक चेन में, श्रृंखला में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक संरचना बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और इसे हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत संरचना भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होती है। जो तृतीयक संरचना है वो द्वितीयक में कन्वर्ट हो सकती है, द्वितीयक प्राथमिक में, बट प्राथमिक संरचना सबसे मजबूत संरचना मानी जाती है। अब बात करें द्वितीयक संरचना की, द्वितीयक संरचना कैसे बनती है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक संरचना से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। कैसे होता है, अभी प्राथमिक संरचना है उसमें जो चेन है वो एक लीनियर चेन है,
और इनमें अमीनो एसिड के मध्य एक ही तरह का बंध है, पेप्टाइड बंध। लेकिन अगर ऐसा हो कि जैसे ये जो पहला अमीनो एसिड है इससे छठा जुड़ जाए, बट पेप्टाइड बंध ना बना करके वो क्या बनाए, कोई दूसरा बंध बनाए, जैसे हाइड्रोजन बंध, वॉन्डर वॉल बंध, इस तरीके के बंध बन जाए। पेप्टाइड बॉन्ड के अतिरिक्त नॉन पेप्टाइड बंध भी द्वितीयक संरचना में पाए जाते हैं। जैसे ये लंबी चेन थी, ठीक है, यहाँ से ये वाला अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड के थ्रू हाइड्रोजन बंध बना करके जुड़ जाए, ये वाला इसके फर्दर नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड से, तो ये अलग तरीके की संरचना बन जाएगी। तो इसमें अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड के अतिरिक्त नॉन पेप्टाइड बंध भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध। तो ये संरचनाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जो द्वितीयक संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अपने अल्फा हेलिक्स, देखिए एक संरचना होती है अपने अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरी अपने पास बीटा प्लीटेड। क्यों बोला इसे हेलिक्स? मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरीके से, ठीक है, जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी। क्यों बनती है? जैसे मैंने बताया था अभी, अगर लीनियर चेन के साथ, अगर जैसे इस वाले अमीनो एसिड के साथ ये वाला अमीनो एसिड बंध बना ले, तो वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? इस तरीके की, मुड़ जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, हो सकता है वो इस अमीनो एसिड के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो इस वाले अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से पेप्टाइड बंध तो है ही, तभी तो ये चेन बनी थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या बन गई? एक विशिष्ट अंतराल पे अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हेलिक्स आपको दिख रहा है सेम, और ये क्या बन गए? यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गए अमीनो एसिड के बीच में। तो इस तरीके से क्या हो गई? मुड़ गई है, मुड़ करके इसने हेलिक्स बना लिया। तो ये हेलिकल आकार की होती है। और इसमें क्या होता है? आणविक नहीं, अंतरशाखीय, मतलब एक ही चेन के अंदर, है ना। देखो ये सिंगल चेन थी, एक ही चेन के अंदर जो अमीनो एसिड है, एक ही चेन के अंदर बंध बना लिया अमीनो एसिड ने, एक ही चेन के अंदर बंध बनाया, तो अंतः शाखीय बंध बनाता है। ये ज़्यादा स्थायी होती है बीटा प्लीटेड के कंपैरिजन में। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर की तुलना में ये ज़्यादा स्थायी होती है और मोस्ट अकर्ड होती है। मतलब जितने भी अपने जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जैवाणु है प्रकृति में, तो बीटा प्लीटेड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है। अब अपन बीटा प्लीटेड की बात करें तो देखो प्लीटेड से समझ में आ रहा है, जैसे अपन प्लीट्स बनाते हैं कपड़ों की, है ना, वैसे ही ये संरचना होती है बीटा प्लीटेड संरचना। कैसे आकार की होती है? ये जिगजैग होती है इस तरीके से। ऐसा क्यों बना? देखिए सपोज दो लीनियर चेन थी, है ना, मतलब दो प्राथमिक संरचनाएं थी प्रोटीन की, तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड था वो दूसरी चेन के साथ क्या कर लिया? उसने बंध बना लिया सेम। तो एक चेन की अमीनो एसिड ने दूसरी चेन की अमीनो एसिड के साथ क्या कर लिया? बंध बना लिया। तो ये इसे अपनी तरफ क्या करेगा? ये बंध ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी सेम। अगर यहाँ हो कोई और चेन है तो वो यहाँ बंध में, तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या हो जाती है? जिगजैग पैटर्न में आ जाती है। ये अपनी दूसरी वाली हो गई। ये इनके मध्य ऐसे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बंध बन रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसी होती है? इसमें क्या होता है? ये जिगजैग आकार की होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद संबंध कैसे होते हैं? बंध कौन सा बनता है? अंतर श्रृंखलीय, मतलब दो श्रृंखला के बीच। यहाँ पर देखो ये दोनों में अंतर हो गया क्या? यहाँ पर तो एक ही श्रृंखला में बंध बन रहा था, है ना,
एक ही चेन के अमीनो एसिड एक दूसरे से बंध बना रहे थे, लेकिन बीटा प्लीटेड में क्या हुआ, दो अलग अलग चेन की अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये कम स्थायी होती है अल्फा हेलिक्स की तुलना में, कम पाई जाती है अल्फा हेलिक्स की तुलना में। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क फाइबर, जो अपना जो सिल्क होता है ना, सिल्क के जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बीटा प्लीटेड। समझ में आ गया सबको। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना, ये हो गया। द्वितीयक संरचना जो है वो दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिफ अभिकर्मक क्या है, यह किसके लिए काम आता है, रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए बच्चों, शिफ अभिकर्मक जब एल्डिहाइड, मतलब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल समूह, कौन कौन से होते हैं कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जब प्राथमिक अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इमीन ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमीन ग्रुप। तो इमीन ग्रुप का ही एक मेंबर होता है शिफ अभिकर्मक। देखिए ये अपने पास, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, ये है अपने पास प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो देखो इसको अपन ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, हमें याद करने की नीड नहीं रहेगी। ये अपने पास R N और H2, ये एल्डिहाइड है अपने पास और ये प्राथमिक अमीन है। तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और बचा क्या, RC डबल बॉन्ड NR। और ये क्या है अपने पास, ये जो C डबल बॉन्ड N होता है ना बच्चों, यही होता है अपने पास इमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, इमीन, इमीन समूह। इमीन समूह, ठीक है। और इमीन समूह का, इमीन ग्रुप का एक मेंबर होता है शिफ अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड व कीटोन का नाइट्रोजन एनालॉग होता है, जिसमें जो C डबल बॉन्ड O जो समूह था वो C डबल बॉन्ड N R समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, बट एल्डिहाइड ग्रुप ना रह करके अब क्या बच गया, C डबल बॉन्ड N। क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड O था इसने H2 के साथ रिएक्शन करके वाटर रिमूव कर दिया और क्या बच गया अपने पास, C डबल बॉन्ड N R समूह बच गया। यह कैसे प्राप्त होता है अपन को, यह एल्डिहाइड कीटोन की प्राथमिक अमीन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, उपयोग, यह एल्डिहाइड व कीटोन को पहचानने में सहायक होता है। जब भी अपन एल्डिहाइड या टेस्ट लगाते हैं ना तो इसका यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। जब भी टेस्ट लगाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को अपन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, विभेद करना होता है। तो होता क्या है, जब एल्डिहाइड के साथ शिव अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो कैसा कलर देता है, गुलाबी रंग देता है। तो ये क्या हो जाता है, अपन अपने को पता चल जाता है कि ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर वो कोई कलर ना दे, कलरलेस हो जाए, रंगहीन हो जाए, तो वो कौन सा ग्रुप है, अपन ने किसके साथ टेस्ट लगाया है, कीटोन ग्रुप के साथ टेस्ट लगाया है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में सहायक होता है ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो पहली अभिक्रिया है अपनी, देखिए बच्चों, C6H5Cl प्लस CH3Cl। क्या यूज किया अपन ने अभिकर्मक? निर्जल AlCl3। अब देखिए ये वाली जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, जो अपन AlCl3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में? निर्जल AlCl3। AlCl3 क्या करता है? AlCl3, ये जो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल मिथाइल कैटायन की फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा ये? मिथाइल CH3+ बनाएगा। ये रिएक्शन अपन देखते हैं। अपन को क्या दिया है? C6H5Cl प्लस CH3Cl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा? ये CH3Cl से क्या बनाएगा? मिथाइल कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? मिथाइल कैटायन, मिथाइल धनायन, CH3+। तो ये प्लस है ना, सेकेंड, कंफ्यूज मत हो जाना। मिथाइल धनायन। अब ये मिथाइल धनायन इसके पास जाएगा, तो देखिए ये इस तरीके से Cl। जो क्लोरीन होता है ना बच्चों, क्लोरीन के पास बहुत सारे तो नहीं, तीन क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है इसको देता है, और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में क्या करते हैं? विस्थापित होते रहते हैं। तो ये मेनली कौन कौन सी जगह पर, इसे बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं मेटा, और इसे क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है सबसे ज़्यादा? ये एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे देता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन कहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इस और इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर ऐसा यौगिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, वो अगर इस पे आके अटैक करेगा, इसके पास आएगा, तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे जाके अटैच होगा? या तो इस पे या फिर इस पे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो मिथाइल धनायन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब इससे आके वो ये अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा? या तो ये यहाँ अटैच हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो गई बच्चों यहाँ पे, है ना, या तो ये यहाँ पे अटैच हो या फिर ये पैरा पोजीशन पे अटैच हो। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है मिथाइल धनायन की, या तो वो ऑर्थो पे जाके अटैच हो या फिर वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो। सब में ये मेजर सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होती है? पैरा पोजीशन पे अटैच होने की। ये बनता है अपना माइनर उत्पाद और ये बनता है अपना मेजर सबसे ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन होगी।
AlCl3 जो है वो क्या बनाएगा, मिथाइल डिनाइन बनाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को, और कहाँ कहाँ ज़्यादा देता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो कोई भी अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कोई भी यौगिक अगर इस पे आके अटैक करेगा तो वो इस जगह ही जाएगा जहाँ पर उसे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जहाँ। ठीक है, और ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि पैरा कंपाउंड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पैरा यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बी वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन पर किसका कौन अभिक्रिया कर रहा है प्रोपीन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ये है अपने पास प्रोपीन और ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडाइड आयन। ठीक है, एक होता है अपने मार्कोनिकॉफ नियम और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, है ना बच्चों, ये अपने पढ़ा है। तो देखिए जब भी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड, ये क्या है, हैलाइड है ना, कोई भी हैलाइड एल्कीन पे या फिर एल्काइन पे अटैक करता है तो इसमें अपन दो नियम फॉलो करते हैं, एक तो होता है मार्कोनिकॉफ नियम और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हम तब लगाते हैं जब किसकी उपस्थिति हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति हो, है ना। ठीक है, पेरोक्साइड की उपस्थिति हो तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर लगाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है कि जो हैलाइड आयन है, नेगेटिव, जो नेगेटिव आयन है, ऋणात्मक आयन है, वो वहाँ उस कार्बन पे अटैच होगा, उस sp2 कार्बन पे। अब देखो यहाँ sp2 कार्बन कौन कौन से है, ये वाला और ये वाला। इट मीन्स जो sp2 कार्बन है हम किन कार्बन को बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से एक तो ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच है। ठीक है, तो अब हम आयोडाइड आयन किस पर जोड़ें, तो मार्कोनिकॉफ ये बोलता है कि हम जो नेगेटिव आयन है, ऋणात्मक आयन है, उस कार्बन पर अटैच करते हैं जहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है या फिर अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी संख्या क्या है, कम हो। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। तो हम कहाँ जोड़ेंगे, हम इस पे जोड़ेंगे। तो अपना कंपाउंड क्या बनेगा, ICH3। तो जो H है वो किस पे जुड़ जाएगा, इस पे, और I हम किस पे अटैच करेंगे, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन या फिर एल्काइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, अगर कम होगा तो उससे अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसके जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पर हम ऋणात्मक आयन को वहाँ अटैच करते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अपने पास है यहाँ पर सी वाला, देखिए इथाइल अल्कोहल, ये कर रहा है अपने थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो जब भी इथाइल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है
ये है अपने पास इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल है। ये है अपने पास थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन होता है, OH ग्रुप हट जाता है और ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसका एक क्लोरीन यहाँ पर आकर के C2H5 के साथ अटैच होता है। देखिए तो क्या बनता है, क्लोरोइथेन। क्या बनता है, क्लोरोइथेन। इस तरीके से याद रखिएगा। थायोनिल क्लोराइड क्या देगा, क्लोरीन देगा, जो प्रतिस्थापित कर देगा OH ग्रुप को, और बाय प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl। ये क्या बनते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं, सह उत्पाद। और जो मेन, जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है क्लोरोइथेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। तो हाइड्रोबोरेशन में बच्चों क्या होता है, जनरली ये हाइड्रोबोरेशन जो अभिक्रिया होती है वो कौन शो करती है, एल्कीन और एल्काइन। कौन शो करती है, एल्कीन्स और एल्काइंस प्रदर्शित करती है हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण के बाद बोरेन का योग है। तो यहाँ देखिए अपन पहले अभिक्रिया समझते हैं। विजिबल है आप लोगों को? ये देखिए प्रोपीन, ये क्या है, प्रोपीन है, और इस पर किसका एडिशन हो रहा है, डाइबोरेन का। तो प्रोपीन जब डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करती है उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोबोरेशन, इट मीन्स पहले तो बोरेन जो यौगिक है वो एल्कीन में क्या होगा, ऐड होगा, है ना। पहले बोरेन एल्कीन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, फिर जो भी अपने पास उत्पाद बनेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण कौन करता है, ऑक्सीकरण करता है अपना H2O2 परऑक्साइड। ऑक्सीकरण कौन करता है, परऑक्साइड करता है। ठीक है, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, OH माइनस, है ना। तो इस ही रिएक्शन में क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। तो देखिए प्रोपीन, प्रोपीन के साथ ये है BH32। अगर इसे मैं इसे ये भी बोलते हैं डाइबोरेन होता है B2H6, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, BH3 का ट्वाइस। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है BH2H, BH3 ट्वाइस। तो ये कैसे ऐड होगा, BH2 होता है इस वाले कार्बन पे। इसमें कौन सा रूल लगता है, अभी भी मैंने आपको बताया था, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है तो कि जो ऋणात्मक आयन है वो कहाँ पर अटैच होगा, उस कार्बन से, उस sp2 कार्बन से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो इस पे अटैच होगा। तो BH2 बच्चों देखो इस पे अटैच हो गया, और जो H+ है वो इस कार्बन पे जाके अटैच हो गया। अगर यहाँ तो अपन ने एक प्रोपीन लिया है, अगर मैं ऐसे ही 2 प्रोपीन लूँ, मतलब एक प्रोपीन और ऐड करें, तो सेम फिर क्या बच जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से देखो रिप्लेस हो गया, और उसकी जगह प्रोपीन, 2 प्रोपीन, बोरेन से 2 प्रोपीन जुड़ गए, क्योंकि यहाँ देखो बोरोन से 3 हाइड्रोजन थे, अगर मैं तीनों को रिप्लेस करूँ तो मुझे कितनी प्रोपीन चाहिए, 3 प्रोपीन चाहिए। तो यहाँ देखिए बोरोन से यहाँ पर 3 प्रोपीन जुड़ गई। ठीक है, 1 2 3, तो कितनी प्रोपीन, 3 प्रोपीन। अब इसका क्या करना है अपन को, ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण होता है
तो ऑक्सीकरण के लिए क्या यूज लिया अपन ने, परऑक्साइड, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, वाटर क्या देगा, OH ग्रुप देगा, और OH जाकर के अपने यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये आपको प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, तो प्रोपाइल से जाके जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। और किस कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोल दिया इसे, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, और ये बन गया अपना सह उत्पाद बोरिक एसिड। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण बोरेन के योग के बाद ऑक्सीकरण होना है। ये रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, देखो हाँ, ऐसा। तो देखिए मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ये PDF में वापस अटैच हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, अपना बोरेन का योग हुआ, बोरेन जुड़ा, बोरेन ने प्रोपेन के साथ क्या किया, अभिक्रिया की। उसके बाद जो अपना ट्राई एल्काइल बोरेन, उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण से क्या बन गया अपने पास, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट, इसमें डायरेक्टली क्या बनता है, अल्कोहल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओके ये हो गया अपना। अब देखिए 14 क्वेश्चन, प्रोपेनॉन की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन करने से बनने वाले उत्पाद की संरचना व IUPAC नेम लिखी है। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं इसमें बच्चों, प्रोपेनॉन की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। देखो ये काफ़ी ट्रिकी रिएक्शन है, यहाँ देखिए ये अपने पास क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को बेटा अपन एसीटॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटॉन। ठीक है, एसीटोन जो है, प्रोपेनॉन जो है वो है IUPAC नेम, और एसीटोन है उसका डिराइव्ड नेम। अब यहाँ देखिए प्रोपेनॉन में क्या होता है, कीटन ग्रुप होता है, और कीटन ग्रुप में आपको पता है कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन जो है उस पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये है अपने पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें देखिए मैग्नीशियम बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, मेटल है, धातु है। इस पे हमेशा क्या होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मिथाइल ग्रुप हो गया नेगेटिव और मैग्नीशियम हो गया पॉजिटिव। अब देखिए ऑक्सीजन से कौन अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा ये वाला ग्रुप मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रुप, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के साथ अटैच क्या हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो किसके साथ जाके अटैच होगा, कार्बन के साथ, क्योंकि मिथाइल नेगेटिव है और जो कार्बन ग्रुप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और मिथाइल कैसा है, ऋणात्मक है। तो देखिए कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप तो यहाँ जुड़े हुए थे,
ठीक है, और जो तीसरा मिथाइल ग्रुप कार्बन के पास आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन से क्या आके जुड़ गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये अपना हुआ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पाद। उसके बाद उसने क्या बोला, अपन ने क्या किया, क्वेश्चन में बोला है जल अपघटन, है ना, तो अब अपन इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर यहाँ क्या हुआ, ऐड हुआ है, यहाँ H किया, ये वाला, ये रहा अपना प्रोडक्ट, ये रहा अपना मध्यवर्ती उत्पाद, इसमें क्या ऐड किया है अपन ने, वाटर, H3O+ मतलब वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करेंगे तो वाटर देखो H+ और OH- आयन में टूटेगा, तो H+ जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव, तो अगर मैं यहाँ पर इसे सेपरेट करूँ तो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा H, तो OH बना लेगा, और MgBr अलग निकल जाएगा, और तो MgBr, मैग्नीशियम के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो एक आके क्या जुड़ जाएगा अपने पास, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ गया हाइड्रोजन। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, ये भी अपन को लिखना है, क्वेश्चन में दिया है, क्या हो जाएगा, देखिए लंबी कार्बन चेन ये वाली होगी, 1 2 3, 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल, ऑल ग्रुप भी 2 से है, तो 2 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कंप्लीटेड है, ये देखिए निम्नलिखित रूपांतरण लिखिए, एथेन से ब्रोमो एथेन, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपीन और टॉलिन से बेंजिल एल्कोहल। देखिए एथेन से ब्रोमो एथेन क्या कब बनेगा, जब अपन ब्रोमीन का क्या कराएंगे, योग कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, यूवी लाइट, ये आपको याद रखना है, आपको जो अभिकर्मक है वो आपको याद रखना है, और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि किस अभिकर्मक को ऐड जोड़ने पर कौन सा प्रोडक्ट अपन को मिलेगा। तो क्या होता है बच्चों, जब ब्रोमीन यूवी लाइट की उपस्थिति में होता है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ये होता है मुक्त मूलक योग होता है, कौन सी, क्योंकि अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं होती है, प्रतिस्थापन होती है, एडिशन होती है ना, जोड़ना, और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक वाली भी होती है, मुक्त मूलक योग, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी हो गई अपनी, फ्री रेडिकल एडिशन, मुक्त मूलक योग, ठीक है। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जुड़ता है, कहाँ करके जुड़ता है, कार्बन से, तो कार्बन के साथ जब ब्रोमीन जुड़ जाएगा देखो यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइन, ठीक है। तो ये आपको मेनली तो अभिकर्मक याद रखना है कि इथेन से ब्रोमो इथेन किस अभिकर्मक की उपस्थिति में बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाना है अपन को, तब ये रिएक्शन देखिए, प्रोपीन, ये क्या है अपने, प्रोपीन के साथ अपन देखो वापस से अपन हैलाइड का एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। परऑक्साइड, देखो यहाँ परऑक्साइड आ गया, अभी अपन ने किया अभी मैंने बताया था कि जब परऑक्साइड की उपस्थिति में अपन हैलाइड किसी भी यौगिक में जोड़ते हैं तो वो कौन सा रूल के अकॉर्डिंग जोड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि हम भाई नेगेटिव जो आयन है, ब्रोमीन नेगेटिव आयन है, वहाँ जोड़ेंगे, उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। इट मीन्स जो ब्रोमीन आके जुड़ेगा वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ठीक है।
फिर इसका रिएक्शन कराएंगे अपन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ। तो AgNO2 क्या देगा, NO2 देगा। NO2 क्या करेगा, Br को इस प्रतिस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो क्या बन गया अपना, ये देखिए 1 नाइट्रो प्रोपेन बन गया। Br की जगह NO2 का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इधर ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रो कंपाउंड, ये बन गया अपना 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।